हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य पढ़ने वाले हैं। उसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जर्म प्लाज्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन और जर्म प्लाज्म कौन कौन सी लाइंस कौन कौन सी उसकी वैरायटीज़ से मिलकर बना है, उन सभी वैरायटीज़ की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले आप उसे पढ़ें, उसके बाद ये जो वीडियो होगा वो बहुत आसान होगा आपके लिए समझना। चलिए बात करते हैं जर्म प्लाज्म। यहाँ हम इस वीडियो में जर्म प्लाज्म का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल कितने प्रकार का होता है और जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्म प्लाज्म का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो जर्म प्लाज्म को ग्राम्यन के आधार पर, उसके डोमेस्टिकेशन के आधार पर और उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है उस आधार पर दो अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य दो प्रकार का होता है, कृष्य जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। कृष्य जनन द्रव्य यानी कि कल्टीवेटेड और जंगली वाइल्ड जर्म प्लाज्म होता है। बहुत सिंपल सा है, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रामीण क्या होता है। आप किसी जंगली प्रजाति को फसल योग्य बना रहे हो तो उसे ग्रामीण कहते हैं। तो अगर आपने फसल योग्य बना लिया है, वो फसल हम बो रहे हैं तो वो कृष्य जनन द्रव्य है, और हमने उसे यूज़ नहीं किया है फसल के रूप में, वो अभी जंगलों में वैसे ही बो रही है, अपने आप प्राकृतिक आवास में व्यवस्थित है, तब उसे जंगली जनन द्रव्य कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। कृष्य वो है जिसकी हम कर रहे हैं फसल, क्या कर रहे हैं, जिसकी फसल कर रहे हैं, उस फसल के जनन द्रव्य को कृष्य जनन द्रव्य कहते हैं। और अगर कोई जाति हम फसल के रूप में नहीं बो रहे हैं तो उसे जंगली जनन द्रव्य कहते हैं। मान लीजिए कोई ए जाति है, उसके 3 अलग अलग वैरायटीज़ हैं। मान लीजिए A2, A3, A1 ऐसे करके 3 जातियां हैं कोई ए की। ए जाति है, उसकी 3 अलग अलग वैरायटीज़ हैं और उसमें से ये वैरायटी ऐसी है जिसे ग्राम्यन कर दिया गया। A3 मान लीजिए डोमेस्टिकेट हो गई है, बाकी जातियों को डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है, वो वाइल्ड है, जंगली है। तो ये A1 और A2 जो है चूँकि जंगली है, अभी मानव द्वारा फसल के रूप में नहीं बोई जाती, तो इनमें जो कुल जनन द्रव्य होगा उसे जंगली जनन द्रव्य कहते हैं, वाइल्ड जर्म प्लाज्म कहते हैं। और जिसकी हम फसल कर रहे हैं उस जनन द्रव्य को, इसमें जो जनन द्रव्य होगा उसे कृष्य जनन द्रव्य, कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म कहते हैं। सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, वो उत्पन्न हुआ कहाँ है जनन द्रव्य। अगर वो हमारे देश में ही हुआ है तब उसे देसी जनन द्रव्य कहते हैं। अगर कोई बाहर किसी अन्य देश में हुआ है तब उसे विदेशी या एक्सोटिक जर्म प्लाज्म कहते हैं। मान लीजिए चावल की ए जाति भारत में होती है और इसके अलावा चीन में जो है मान लीजिए कोई A1A कोई मान लीजिए एक जाति चावल की होती है। तो ये जो ए जाति में जो जनन द्रव्य है जो हमारे देश में हो रहा है, उसमें जो जनन द्रव्य है उस जनन द्रव्य को देसी जनन द्रव्य कहते हैं, इंडिजिनस जर्म प्लाज्म कहते हैं। जबकि चावल की खेती और कहीं भी होती होगी और अन्य देशों में भी होती होगी, वहाँ उस चावल में जो जनन द्रव्य है, उसकी वैरायटी में जो जनन द्रव्य कितने हैं, उन सभी जनन द्रव्यों को सम्मिलित रूप से विदेशी जनन द्रव्य कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, हमारे देश का जनन द्रव्य है किसी जाति का तो उसे देसी जनन द्रव्य कहते हैं, और उसी जाति का अगर कहीं बाहर किसी देश में है तब उसे विदेशी जनन द्रव्य कहते हैं, एक्सोटिक जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य। ठीक है, तो ये जनन द्रव्य का वर्गीकरण हो गया। अब बात करते हैं जीन पूल क्या होता है। देखो पूल क्या होता है, पानी का एक बहुत बड़ा जो खड्डा भरा हुआ है उसे हम पूल कहते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। ऐसे ही अगर जीन का पूल मतलब एक जाति में जितने भी जीन होते हैं उन जीनों को सम्मिलित रूप से हम जीन पूल कहते हैं। जाति कौन होती है, जो आपस में संकरण कर सके, ऐसे जीव जो आपस में संकरण कर सके, जो प्रजनन कर सके और प्रजनन करने के बाद में प्रजनन योग्य संतानें भी उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। और उस जाति में जितने जीन हैं उन जीनों को सम्मिलित रूप से हम जीन पूल कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उन सभी प्रजातियों या विभेदों की जिनमें आपस में संकरण होता हो या फिर संकरण हो सके, उनमें उपस्थित जीनों को
उनमें जितने भी जीन हैं उन सभी जीनों और जीन के विकल्पियों को जीन पूल कहते हैं। पूल हो गया, पूल मतलब एक जाति में जितने भी जीन हैं, मान लीजिए चावल है, चावल की मान लीजिए हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कुछ 5 किस्में हैं, A1, A2, A3, A4, A5, ये मान लीजिए 5 अलग अलग किस्में हैं, चावल की ही है। और ये आपस में संकरण भी कर सकती है, A2 से संकरण कर सकता है, A3 A1 से, A4 A2 से, ये सब आपस में संकरण भी कर सकते हैं। तो इनमें जितने भी जीन हैं, मान लीजिए A जाति में जो है, A1 जाति में मान लीजिए 4000 जीन है मान लीजिए, और ऐसे ही A2 में कुछ 4000, किसी में 5000, तो उन सबको अगर हम जोड़ दें तो उस पूरे जीन उस जाति में जो निकलेंगे, टोटल सम करेंगे उनका, तो वो टोटल जीन क्या कहलाएगा? जीन पूल कहलाएगा। बहुत सिंपल है। एक जाति की अलग अलग वैरायटीज होती है, उन सभी वैरायटीज़ में जो आपस में संकरण भी कर सके, उसमें कुल कितने जीन हैं उन सबको जोड़ दो, उस जोड़ को, उस समूह को ही हम क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे। उन जीनों के समूह को, जीनों का जो टोटल है उसे ही हम जीन पूल कहेंगे। सिंपल है। जीन पूल क्या होता है? वो सब प्रजातियां जो आपस में संकरण कर सके, संकरण की संभावना हो, उनमें कितना जीन होता है उन जीनों को जोड़ना ही जीन पूल कहलाता है। उसमें उपस्थित जीनों को ही जीन पूल कहते हैं। सिंपल है। अब जीन पूल है 3 प्रकार का। प्राथमिक जीन पूल है, प्राइमरी जीन पूल, द्वितीयक जीन पूल है, सेकेंडरी और टर्सरी तृतीयक जीन पूल। बहुत सिंपल है। जीन पूल 3 तरह का है, प्राथमिक जीन पूल, द्वितीयक जीन पूल और तृतीयक जीन पूल। ये जो इनका वर्गीकरण किया गया है वो इनमें संकरण होता है या नहीं होता है, और संकरण होने के बाद में जो उनके संकर उत्पन्न हुए हैं, जो हाइब्रिड बने हैं, वो हाइब्रिड फर्टाइल है, उर्वर है या उर्वर नहीं है, बस इसी आधार पर है। सबसे पहला है प्राथमिक जीन पूल। प्राथमिक जीन पूल हम उन जातियों के लिए यूज़ करते हैं जिनमें संकरण भी होता है, उसके टोटल जीन को कहते हैं जिनमें संकरण भी हो सकता है और संकरण से उत्पन्न संतति उर्वर भी होती है, यानी कि उनमें फूल भी आएंगे, बीज भी बनेंगे। मान लीजिए 2 अलग अलग वो जातियां हैं जो आपस में संकरण कर रही है, 2 अलग अलग जाति की वैरायटीज़ है जो आपस में संकरण कर रही है, और संकरण करने के बाद उससे जो संतान बनी, जिसको हम संकर कह रहे हैं, वो भी आगे बीज बनाने का वो उर्वर है, बीज बनाती है, फर्टाइल होती है, तब उसमें प्राथमिक जीन पूल कहते हैं। यानी कि इसमें और उसमें, इन दोनों जातियों का जो टोटल जीन है उसे प्राथमिक जीन पूल कहेंगे। तो प्राथमिक जीन पूल हम उन जीनों के समूह को कहते हैं जिनमें ऐसी जातियां शामिल है जिनका आपस में संकरण होता हो और संकरण से उर्वर संकर भी बनते हो। सिंपल है। संकरण भी होगा और उर्वर संकर भी उत्पन्न होंगे। बात करते हैं द्वितीयक जीन पूल की, जीन कोष की। द्वितीयक जीन कोष वो होता है जिन जातियों में ऐसी जातियां जो प्राथमिक जीन पूल के साथ पहली बात तो संकरण नहीं करे, या संकरण करे तो बड़ी मुश्किल से करे, और संकर हो भी जाए तो संकरण से उत्पन्न जो संकर है वो बंधे होंगे या आंशिक उर्वर होंगे। बंधे मतलब उनमें उर्वरता नहीं होगी, वो बीज उत्पन्न नहीं करेंगे, और या फिर आंशिक उर्वर होंगे, बहुत कम बीज होंगे, उसकी संभावना बहुत कम होगी। ठीक है। तो द्वितीयक जीन पूल कौन होता है? द्वितीयक जीन पूल में हम ऐसे जीनों को शामिल कर रहे हैं, ऐसे जातियों को शामिल कर रहे हैं जिनके संकरण की, जिनके आपस में नहीं, जिनके आपस में तो होगा, जिनका प्राइमरी जो है, जो प्राथमिक जीन पूल है, कौन सा? प्राइमरी जीन पूल जो है उससे संकरण संभव नहीं हो या बहुत मुश्किल हो। कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए प्राथमिक में कहीं ये 2 जातियां थी, P1 और P2, इनमें आपस में संकरण हो जाए, मान लीजिए उनसे जाति बनी P1 P2, तो ये वाला जीन पूल प्राथमिक जीन पूल कहलाएगा। प्राथमिक, और अब मान लीजिए कोई तीसरी जाति है P3, इसको अगर आप प्राथमिक जीन पूल के साथ संकरण करवाएं तो संकरण अगर नहीं हो, उसकी संभावना नहीं हो या फिर बहुत कम हो, और उससे जो संतान बनेगी, मान लीजिए हमने P1 P3 करवाया, तो इससे संतान जो बनेगी, वो जो संकर जो बनेगा वो उर्वर नहीं होगा, यानी कि उसे हम कहते हैं वो बंधे होगा। कैसा होगा? स्टेराइल होगा, बंधे होगा, वो आगे और संततियां उत्पन्न नहीं करने वाला, या अगर संतति उत्पन्न करे तो उसके चांसेस बहुत कम होंगे, मान लीजिए सिर्फ 10% चांस है या 5% चांस होंगे। तब ऐसी उस पूल को, ऐसे जीन पूल को हम द्वितीयक जीन पूल कहते हैं, सेकेंडरी जीन पूल कहते हैं। सिंपल है।
प्रत्येक जीन पूल में हम उन जातियों के जीन पूल को शामिल करते हैं जिनमें पहली बात संकरण होगा ही नहीं, होगा तो उसके चांसेस और भी बहुत कम है, और उससे जो संतान होगी वो बिल्कुल स्टेराइल होगी, बंधे होगी, इसमें कोई संतति उत्पन्न करने के चांस आगे नहीं होंगे। जैसे यहीं शामिल कीजिए आप, मान लीजिए एक और जाति है P4। अगर आप इसका संकरण प्राथमिक जीन पूल से करवाओ तो पहली बात इसके संकरण होने की संभावना बहुत 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 कम होगी, बहुत कठिनाई से होगा। मात्र मान लीजिए 5% ही संभावना है कि हो जाए, और होने के बाद में जो मान लीजिए वो जो संतति उत्पन्न हुई P1 P4 संतति मान लीजिए बन भी गई, तो वो कैसे होगी, बंधे होगी, स्टेराइल होगी, आगे उसमें कोई संतति नहीं बनेगी, वही संतति उसकी खत्म है। तो ऐसे जीन पूल को हम टर्सरी जीन पूल कहते हैं। तो सिंपल है, उनमें संकरण होगा नहीं, होगा या नहीं, या दूसरा उसमें जो संकर उत्पन्न होगा वो फर्टाइल है या नहीं, उस आधार पर 3 प्रकार का है। अगर संकरण हो और संकर उर्वर हो तो प्राथमिक, अगर संकरण मुश्किल है और संकर जो बनेगा वो बंधे होगा या थोड़ा उर्वरक होगा तो वो द्वितीयक, और अगर बहुत बहुत मुश्किल से अगर आप प्राथमिक वाले से संकरण करवा पा रहे हो और संकरण होने के बाद भी संतति बंधे बने, तब उसे हम तृतीयक जीन पूल कहते हैं। सिंपल है। चलिए, ये हो गई जीन पूल की बात। अब है बहुत महत्वपूर्ण जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य को हमें बचाना है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक प्लांट ब्रीडर जो है, एक पादप प्रजनक जो ये काम कर रहा है, उसके पास जनन द्रव्य होना जरूरी है ताकि वो हर संभव प्रयास कर सके कि हमें अच्छे से अच्छे उपज देने वाले, यानी कि हमारे जो उद्देश्य है वो पूरे करने वाले पादप प्राप्त हो। और वो पादप तब प्राप्त होंगे जब आपके पास वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हो, और वैरायटीज़ को संरक्षित करने के लिए आपको उनके जनन द्रव्य को संरक्षित करना पड़ेगा। और संरक्षित करना, संरक्षण जर्म प्लाज्मा का जो कंजर्वेशन जो करना है, वो अगर आप उसकी परिभाषा जानो तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको बस इतना सा काम करना है, उसकी नष्ट होने की आशंका को कम करना है, निम्नतम करना है, तो उसी को जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। क्या होता है जनन द्रव्य संरक्षण? जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना, आप उसे ऐसी कंडीशन में रख रहे हो कि उसके नष्ट होने की आशंका निम्नतम हो जाए, बहुत कम हो। ऐसा नहीं है कि निम्नतम नहीं हो, उनका विनाश नहीं होगा, विनाश तो संभव है, लेकिन बहुत बहुत कम चांस रहे, तब उसे हम जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव्य को ऐसी स्थितियों में आप रख रहे हो कि उसके नष्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाए, निम्नतम हो जाए, उसे जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। और जनन द्रव्य संरक्षण 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, एक स्वस्थाने, एक बाह्य स्थाने। नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्वस्थाने उसके खुद के स्थान पर, बाह्य स्थाने उसे वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाएं। स्वस्थाने को कहते हैं इन सीटू, बाह्य स्थाने को एक्स सीटू। कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये कोई एरिया है जहाँ कुछ पहाड़ियाँ मौजूद है, कुछ अच्छी क्रॉप्स यहाँ लगी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे पौधे यहाँ लगे हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि इनकी वैरायटीज़ यहीं सुरक्षित हो जाए। ये मान लीजिए ऐसा कोई जोग्राफिकल एरिया है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, और यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद है, और इसमें बहुत अच्छा जनन द्रव्य का ये जगह भी है, बहुत सारी जातियाँ यहाँ मौजूद है। तो अगर मुझे जनन द्रव्य संरक्षित करना है तो मैं 2 काम कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ? एक तो ये कर सकता हूँ कि इसके चारों ओर मैं करवा दूँ एक बढ़िया सी बाउंड्री, और सबसे खतरनाक जानवर मनुष्य ही है, मनुष्य की वजह से ही प्रकृति खतरे में है। तो मनुष्य ने ही, थोड़े से समझदार एक आधे मनुष्य ने क्या किया, इसके चारों ओर बाउंड्री करवा दी, एक बड़ी सी ऊंची सी दीवार करवा दी या तारबंदी करवा दी चारों तरफ से, और लोगों को यहाँ आने से कर दिया मना, नहीं जाना। लोगों को यहाँ आने से मना कर दिया, बैन कर दिया। यहाँ कुछ गार्ड बैठा दिए कि आप लोगों को अंदर नहीं जाना है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ आप नहीं जा सकते। इससे क्या होगा, जब मनुष्य यहाँ नहीं जाएगा, लकड़ियाँ नहीं काटेगा, पेड़ पौधों को नहीं काटेगा, जीवों का शिकार नहीं करेगा, तो इन्हें यहीं फलने फूलने का पूरा अवसर मिल जाएगा। अपने आप ये सब संरक्षित हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। पहला तरीका
इस वाले तरीकों को कहते हैं स्व स्थानीय संरक्षण, उसी के स्थान में संरक्षित करना। यानी कि आप उन प्राकृतिक जो जैविक कारक हैं, यानी कि पेड़ पौधे, फ्लोरा और फोना जो है, उसे उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर रहे हो। वहाँ मनुष्य का जो प्रवेश है उसे निषेध करके, वहाँ जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, जो अनैतिक गतिविधियाँ हैं, जो पेड़ पौधों को काटना या शिकार करना, उसको प्रतिबंधित कर रहे हो। तो इस तरह के संरक्षण को इन सिटू कंजर्वेशन या स्व स्थाने, उसी के स्थान में कंजर्व कर दिया। अब इस कहानी से आपको बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन से उदाहरण हैं इसके, याद कीजिए। बहुत सारे हैं, जैसे नेशनल पार्क है हमारे देश में जगह जगह, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, जैसे भरतपुर में घना पक्षी विहार, जैसे बहुत सारे ऐसे पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में ऐसे स्थानों को चारों तरफ से कवर कर दिया और उसमें मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। ऐसी स्थितियों को, ऐसे जगहों को हम नेशनल पार्क कहते हैं, जो किसी विशेष जानवर के लिए, विशेष पौधों के लिए संरक्षित का कार्य करता है। इसको हम कहते हैं स्वस्थान। इसके अलावा सेंचुरीज है, अभ्यारण्य जिनको कहते हैं, अभ्यारण्य सेंचुरीज है। ऐसे ही बायोलॉजिकल नेशनल पार्क या बायोलॉजिकल जो रिजर्व्स होते हैं, तो बायोलॉजिकल रिजर्व्स जो है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वो सब के सब स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं, जिसमें आप उसको उसी के स्थान में संरक्षित कर रहे हो, सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, इसके एक तो ये फायदा होगा कि आप उन जातियों को तो संरक्षित कर रहे हो, फलने फूलने का मौका भी मिल रहा है, प्लस बहुत सारी ऐसी जातियां जो विलुप्त होने वाली है, विलुप्ति के कगार पे है, आप उन्हें भी बचा सकते हो। बहुत सारी औषधीय जो पादप है उन्हें आप सुरक्षित कर सकते हो, पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हो इस तरीके से। ये तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका है वो ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ ऐसी जातियाँ हैं अब बिल्कुल लगभग खतरे के निशान पे हैं। रेड डाटा बुक में जिनको IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में जिनको मेंशन कर दिया है, एंडेंजर्ड है, खतरे की स्थिति में है, यहाँ पर भी वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि यहाँ स्थितियाँ हो सकता है कि बाकी जीव इनके लिए खतरा साबित करें, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से उठाएंगे और किसी अन्य स्थान पे व्यवस्थित कर देंगे। यहाँ से उठाया और यानी कि बाहर ले गए किसी कृत्रिम माध्यम में, किसमें, किसी कृत्रिम आवास में या कृत्रिम माध्यम में या कृत्रिम जगह पर मानवीय देखरेख में उसको पूर्णतः सुरक्षित कर दिया। तो ऐसों को अब देखो, उसके मूल स्थान से बाहर ले गए तो हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहेंगे। उसके प्राकृतिक आवास से दूर कर दिया और दूर किया तो एक निश्चित आवास बनाया उनके लिए, मानवीय देखरेख में सारा काम हो रहा है, या किसी तरह के कोई विशेष, जैसे पेड़ पौधों के लिए बात करें तो कुछ विशेष तरह के कंडीशंस स्थापित करके कुछ बैंक जैसे बनाकर वहाँ सुरक्षित कर दिया। यानी कि कुछ कृत्रिम आवास, कृत्रिम स्थितियाँ बनाकर उन्हें अगर आप कंजर्व कर रहे हो, संरक्षित कर रहे हो, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे बात करें यहाँ जर्म प्लाज्म की, तो जर्म प्लाज्म को संरक्षित करने के लिए बाह्य स्थानीय में बहुत सारे कुछ सीड बैंक्स आते हैं, बीज बैंक जहाँ आप बीजों को संरक्षित करते हो। बीजों को संरक्षित करने के लिए उनको आप 5 से 10% जल पानी उनको छोड़ना है, अच्छी तरीके से सुखाने में उनकी जो नमी है वो 5 से 10% तक तो फिर भी छोड़नी होती है, ताकि वो उसकी लायबिलिटी जो है, उसके जीवित रहने की संभावना बनी रहे। तो सीड बैंक में उनको सुरक्षित कर दिया। या प्लांट्स को भी आप किसी फील्ड में आप सुरक्षित करते हो तो इसे प्लांट या फील्ड बैंक कहते हैं। आप पौधे के तनों को, उनकी टिप्स को आप सुरक्षित कर लो तो उसे शूट टिप बैंक कहते हैं। अगर आपको कोशिकाओं और उस अंगों को किसी विशेष स्थान पर किसी जगह संरक्षित कर दें तो उसे सेल या ऑर्गन बैंक कहते हैं। अगर आप आनुवांशिक पदार्थ DNA को कंजर्व कर लें, संरक्षित कर लें, तो उसे DNA बैंक कहते हैं। और ये सारे कार्य करने की जो भारत में जिस संस्थान को जिम्मेदारी है वो है NBPGR। पिछले वीडियो में हमने NBPGR को पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि NBPGR का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए, आज के लिए होमवर्क है,
NBPGR का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है और ये कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो NBPGR ये पूरा कार्य करता है किसको, जर्म प्लाज्म को कंजर्व करने का। किस प्रकार का, एक्स-यूटी प्रकार का कंजर्वेशन NBPGR द्वारा किया जाता है। सीड बैंक, फील्ड या प्लांट बैंक, शूट टिप बैंक या सेल या ऑर्गन बैंक या DNA बैंक बनाकर इन्हें संरक्षित किया जाता है। कुछ पार्ट्स को संरक्षित करने के लिए विशेष कंडीशंस या जिसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो वर्ड जहां पर भी आता है इसका मतलब होता है कोल्ड, ठंडा। क्रायो प्रिजर्वेशन काम में लिया जाता है। बहुत कम टेम्परेचर में इनको संरक्षित किया जाता है और वो टेम्परेचर ज़्यादातर ये क्रिएट करने के लिए, ये टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन द्रव अवस्था में आती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इन भागों को संरक्षित किया जा सकता है, जैसे DNA को विशेषकर ऐसे संरक्षित करते हैं किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस तरह के प्रिजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जर्म प्लाज्म का वर्गीकरण पढ़ा, जीन पूल क्या होता है उसके प्रकार हमने पढ़े, और जर्म प्लाज्म को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, 12th एग्रीकल्चर में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, आपको इसको तैयार करना है। जनन द्रव्य का संरक्षण दो तरीके से हो सकता है, स्वस्थाने इन सिटू और बाह्य स्थाने एक्स सिटू प्रकार का। इसको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।